तो आज हमने भी एग्ज़ाम दिया था और हमें लगभग सारे क्वेश्चंस याद हैं। तो इस वीडियो में हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और जो 2-4 मैथ्स के तो आए नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जो 2-4 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो नहीं किए हैं, पर ऑलमोस्ट बाकी सारे किए हैं। तो पहले शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एब्डोमिनल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं। तो एब्डोमेन के होते हैं टोटल 9 क्वाड्रेंट। आपने देखा होगा, ये हो गया अम्बिलिकल, ये हो गया अपर हाइपोकॉन्ड्रियस, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक। तो ऐसे टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 और टोटल काउंट करोगे तो ये आएंगे 9। तो राइट आंसर वुड बी 9। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मेटाक्लोप्रामाइड का साइड इफेक्ट क्या है। इसके सारे ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक जो इसका आंसर था वो था, यहाँ पे लिखा होता ड्रोजिनस। तो यहाँ पे एक ये भी होता है। तो एक अगर ऑप्शन आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि और ऑप्शन क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, और एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग का क्या पूछा था, साइड इफेक्ट पूछा था। तो एंटी डिप्रेसेंट के जो साइड इफेक्ट वो भी कौन सा वाला, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इनको कभी भी टायरामाइन डाइट के साथ नहीं देते हैं। टायरामाइन डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट जो फर्मेंटेड डाइट हो, फर्मेंटेड फूड से बनी हुई है। और फर्मेंटेड फूड क्या होती है, ऐसी डाइट जो सड़ी हुई गली हुई से चीज़ों से बनी हुई है। जैसे एग्जांपल, जैसे दही भी क्या है, एक हिसाब से सड़ गल गई है, ठीक है, बैक्टीरिया लग गया है, तो वो डाइट कौन सी हो जाएगी हमारी, फर्मेंटेड। जैसे कि आपकी चीज़ जो बनती है हमारी, वो भी क्या है, फर्मेंटेड है। जैसे आपकी अल्कोहल, दारू हो गया, जैसे आपके चॉकलेट, ये सारी की सारी फर्मेंटेड डाइट है। तो वो क्या करवा देती है, वो डाइट क्या कहलाती है, टायरामाइन रिच डाइट होती है वो। और उनको कभी भी किसके साथ नहीं देते हैं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ। क्यों नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या करवा देगी, हमारी एक चीज़ी रिएक्शन करवाती है। चीज़ी रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये चीज़ के साथ टायरामाइन, चीज़ के साथ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जब भी देते हैं तो वो एक क्या करवा देती है, हाइपरटेंसिव HTN, यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देगी। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवाएगी तो इसका मतलब है ये क्या करवा देगी, आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसी को कहते हैं चीज़ी रिएक्शन। तो एक और क्वेश्चन पूछा था, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो इनहिबिटर है वो कौन सी रिएक्शन करवाती है टायरामाइन डाइट के साथ, तो वो करवाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, ये हमने हमारे इंस्टाग्राम में डाला हुआ है और यूट्यूब में भी डाला हुआ है कि वेटलेनर रिट्रैक्टर, विलियम्स रिट्रैक्टर, बहुत सारे टाइप के थे। तो आज जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था वो आया था वेटलेनर रिट्रैक्टर का। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कैथेटर के बारे में, वो कैथेटर पूछा था फीमेल कैथेटर का। तो फीमेल कैथेटर का जो साइज़ होता है वो होता है 12 से 14। अगर मेल का पूछता तो मेल का आंसर लगाना होता था 14 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिस्फेजिया फॉर लिक्विड फर्स्टली डेवलप्ड इन। यूजुअली जो डिस्फेजिया होता है वो सॉलिड के लिए होता है, लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है, वो लिक्विड के लिए होता है। तो ये जो कंडीशन होते हैं इन सब में से जो आपका बैरेट एसोफेगस है, ये तो एक कैंसर वाली कंडीशन है, तो इसमें तो यूजुअली ये देखा नहीं जाता है। इसोफेजियल वेरिसिस, ये वेरिसिस होना चाहिए। इसमें क्या होगा, डायलेटेड वेन्स होने लगती है आपके पेट में, ठीक है, वो भी खास करके इसोफेगस में। तो इसमें भी ज़्यादातर नहीं होता है। तो ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, एचलीसिया कार्डिया में। ये एक्चुअली एक न्यूरो की डिसऑर्डर है, ये न्यूरो की डिसऑर्डर है। इसमें क्या होने लगता है, आपका इसोफेगस जो होता है वो आपका स्पाज्म होने लगता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि जब मिजल्स और रुबेला, खास करके मिजल्स से क्वेश्चन है कि मिजल्स की जब भी ड्रग दे रहे हो तो उसके साथ कौन सी दवाई देनी ज़रूरी है, कौन सा विटामिन देना ज़रूरी है। तो वो विटामिन है विटामिन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मिजल होती है ये विटामिन के ए का एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मिजल्स को 9 मंथ में देते हैं और साथ साथ में विटामिन ए को भी कब देते हैं, इसका पहला डोज भी 9 मंथ में ही दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे आपके GCS से, और GCS से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन तो आया था इसका कंपोनेंट कौन कौन होते हैं। तो इसके कंपोनेंट होते हैं 3। एक होता है EVM, यानी कि आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन आया था ऐसा। और तीसरा जो चौथा है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेड पेशेंट में आपका GCS कितना होगा। तो डेड पेशेंट में कितना होता है, ये मिनिमम स्कोर देते हैं 111। तो ये टोटल स्कोर कितना आएगा, 3। तो डेड पेशेंट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे पूछा था मर्कल डाइवर्टिकुलम के बारे में पूछा था। तो मर्कल डाइवर्टिकुलम जो
होता है ये पूरे ऑल लेयर को इन्वॉल्व करता है, ना कि सिंगुलर एक लेयर को। तो ऐसा एक एग्जैक्ट ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, तो ऐसा एक करके एक ऑप्शन था उसमें, तो आंसर उसका वो जाना चाहिए था। फिर दूसरा आता है कि फ्लैल चेस्ट का मैनेजमेंट क्या होगा। तो फ्लैल चेस्ट में क्या होता है कि जब कभी आपके चेस्ट में ट्रॉमा होता है, तो उस चेस्ट ट्रॉमा में क्या होगा कि आपकी चेस्ट जो है वो इंजरी हो जाएगी और यहाँ पे आपके रिब्स टूट के अंदर जाने लगेगी और आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकती है। तो इसका जो फ्लैल चेस्ट का इमीडिएट मैनेजमेंट होता है, वो इमीडिएट मैनेजमेंट होना चाहिए आपका हमेशा और हमेशा, वो कि पहली बात तो ये लीक ना करे, एयर लीक ना करे और न्यूमोथोरेक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको पहला करना पड़ता है प्रेशर लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको हाइपर वेंटिलेशन करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट क्या नहीं कर पाता है, वेंटिलेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसलिए। और इस ऑप्शन में शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे प्रेशर का कुछ लेना देना था, तो आंसर वही जाएगा। फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि गार्लिक स्मेल जो कौन सी पॉइजनिंग की वजह से गार्लिक स्मेल देखने को मिलती है। तो जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है, तो उसमें ये जो कलरलेस होती है और इसमें की जो स्मेल होती है वो ऐसा लगता है कि आपने गार्लिक स्मेल कर रखा है या किसी ने गार्लिक खा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच में आपके जीके इस बार जो पूछी थी वो काफ़ी इजी थी। रीजनिंग, मैथ्स के तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर बना था इस बार। ठीक, कुछ पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी और कुछ क्वेश्चन मीडियोकेट थे। तो अगर आप बात करोगे इसमें कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो कट ऑफ तो खैर इसमें कोई लेन देना है नहीं। आपको पता है कि 50% से अगर आपके ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप सीधे मेंस का पेपर दे सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा था चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, तो आपको पता ही है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट को क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि G20 किसने इनॉग्रेट किया था इंडिया में, तो वो इनॉग्रेट किया गया था हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि रॉकी माउंटेन फीवर स्पोर्ट्स किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन में था एक टिक वगैरह था, तो राइट आंसर तो टिक जाएगा। लेकिन अगर कभी और डिटेल में पूछे तो आप याद रख लेना, ये जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वो कौन से, रिकेट्शिया बैक्टीरिया की वजह से, रिकेट्सी की वजह से होता है ये टिक, ये हमारा रॉकी माउंटेन फीवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आयरन को किसके साथ एडमिनिस्टर करोगे। तो आयरन को हमेशा सिट्रस फ्रूट के साथ करते हैं और ऑप्शन में दिया था लेमन, और ऑप्शन में और कुछ भी था, कर्ड था, मिल्क था, ये सब। तो कर्ड मिल्क के साथ कभी नहीं करते हैं, हमेशा आयरन की जो एब्जॉर्बिलिटी बढ़ती है तो वो ज़्यादातर आपके किसकी वजह से बढ़ेगी, आपके खट्टे फ्रूट्स की वजह से। ठीक है, या विटामिन सी रिच फूड की वजह से। नेक्स्ट पूछा था आपके पास, ये इमेज दिया हुआ था ये पायोपेगस का, इसमें ये ट्विंस दिए हुए थे और ये जुड़े हुए थे आपके बैक साइड से। ये क्वेश्चन मैंने गलती से गलत कर दिया है। ठीक है, तो सबसे ही गलती होती है, तो आप लोगों ने भी पक्का कोई गलती करी होगी। ठीक है, इसको मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, पता नहीं कितने बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हमने गलत किया। तो जब हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है। तो पायोपेगस का आंसर जाना चाहिए था जो बैक से जुड़ा हुआ था, और एक ऑप्शन था इसोपेगस वगैरह करके, इस्चोपेगस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन था काफ़ी। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये सीधे डायरेक्ट या तो ये लिपिन कोड से उठाया हुआ था कहीं से, लिपिन कोड से, या एक एनक्लेक्स की बुक है उससे लिया था, और एनक्लेक्स PN ना कि RN वाली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि ये पूछा था कि एक पेशेंट है, फीमेल थी और फीमेल क्या हो गई है, 56 साल की हो गई है, यानी कि उसके मीनोपॉज आ गए हैं। तो याद रख लेना, जब कभी भी मीनोपॉजल वुमेन हो और उसमें साफ साफ ये लिखा था कि हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, कि कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है और विटामिन डी जो है वो नॉर्मल था, ऐसा करके ऑप्शन था कि विटामिन डी नॉर्मल है, हाइपर कैल्सीमिया है, और पेशेंट फीमेल मेनोपॉज वाली थी और उसके बोन में पेन वेन भी हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा होगा, तो याद रख लेना ये इसका मेन रीजन होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये होगा। ऑप्शन में थे सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म, तो याद रखना सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म में कभी भी हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है, इतना एक्सेसिव में नहीं होता है, और ना इतना ज़्यादा बोन में पेन होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाले में। तो याद रखना राइट आंसर तो ए ही जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉमन जो इंगुइनल क्वेश्चन पूछा था, खैर आपसे क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कॉमन टाइप का हर्निया इन फीमेल वो कौन सा होगा, और ऑप्शन में 2 दिए हुए थे, और एक ऑप्शन दिया था आपका, ऑप्शन दिया था इंगुइनल हर्निया, एक पूछा था डायरेक्ट और एक पूछा था इनडायरेक्ट। तो याद रखना जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है ये ज़्यादातर 75% में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट हर्निया। तो राइट आंसर इनडायरेक्ट हर्निया जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस से ही आएगा,
और जीसीएस से पूछा था कि भैया डेड पेशेंट में कितना होगा, तो डेड पेशेंट में कितना होता है ईवीएम आप चेक करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आई, ओपनिंग 1 नंबर दोगे, कोई ओपनिंग नहीं करता, वर्बल 1 और मोटर 1, तो टोटल कितने हो गए 3, क्योंकि आप इसमें 0 स्कोर नहीं दे सकते हो, तो राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट की बात कर चुके हैं। नॉर्मल आरबीएस पूछा था कि नॉर्मल एक्चुअली हीमोग्लोबिन पूछा था कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन फीमेल, और इसमें जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन दिया था 10 दिया था, 11 दिया था, और आपका एक 12 दिया था, और एक आपका 17 दिया था, तो 17 तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल पूछा था, तो नॉर्मल कितना जाएगा आंसर 12, क्योंकि जो फीमेल्स में होता है 12 से कितना होगा आपका 16 रेंज होती है या 14 रेंज होती है ऐसे, और अगर फीमेल मेल के लिए पूछता तो 14 से आप शुरू कर सकते थे, तो अगर मेल के लिए जाता फिर आंसर आप 17 पे लगा सकते थे, तो यहाँ पे फीमेल दिया था तो करेक्ट आंसर 12 होना चाहिए। नेक्स्ट कि डायबिटीज मेलाइटिस में कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। देखिए डायबिटीज मेलाइटिस में 2 क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व 2 और एक होती है क्रेनियल नर्व 3, तो लेकिन ज्यादातर जो क्रेनियल नर्व होती है वो डैमेज होगी 3rd, और सेकंड भी होगी, ऐसा नहीं कि सेकंड नहीं होगी, सेकंड भी होगी, लेकिन प्रायोरिटी आंसर आपका अगर दोनों ही साथ में आए तो 3rd पहले प्रायोरिटी लगाना, ऑक्यूलोमोटर होगी, फिर लगाना ऑप्टिक यानी कि सेकंड वाली। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद सेकंड होगा आंसर, तो जी नहीं, सेकंड नहीं, प्रायोरिटी आंसर हमेशा 3rd लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट किया था, और उसमें पहले वीक में आपने देखा, आज आपने देखा तो उसमें 110 आया, और फिर बाद सेकंड टेस्ट में देखा तो उसमें 113 या 118 था, मेरे ख्याल से 118 आया था। तो ये बताइए ये क्या है, तो जो 100 के ऊपर आ गया ये तो हो गया आपका, ये क्या हो गया हमारा प्री डायबिटिक, 100 से लेकर 125 तक जो आता है इसको हम बोलते हैं ये है प्री डायबिटिक, लेकिन इसको कंसीडर करते हैं कैसा, इसे कंसीडर किया जाता है नॉर्मल। तो यहाँ पे अब आपके पास, अब ये टोटली डिपेंड करेगा एम्स पे ये आंसर क्या मानता है। वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वहां पे एक और ऑप्शन दिया था कि आप चेक कीजिएगा HbS AG को, ये क्या बताएगा आपका 3 महीने की चीजें बता देगा आपको, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइन कहती है HbS AG चेक करो, लेकिन मोस्टली जो गाइडलाइन कहेगी वो कहती है कि ये कैसा कंडीशन है, ये नॉर्मल है, इसमें बस आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ECG से, अगर आपने उस ECG को देखा तो उसमें ECG में देखा है आपने, ECG निकालना था, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और वरना आजकल वैसे हमारी ECG की क्लासेस चल रही है, आप उसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हो। तो आपने ECG दिया हुआ था ऐसा कुछ, और उसमें अगर आपने डब्बे काउंट करते तो आपको पता चलता कि ये ECG है, इसका हार्ट रेट आ रहा था, हार्ट रेट था इसका 15 नहीं सॉरी, हार्ट रेट था इसका 50 से भी कम था इसका, लेस देन 50 था, तो यानी कि ये क्या हो गया था ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया था। अब इसकी वजह, और ब्रेडिकार्डिया में केवल एक ही ऑप्शन मिलता जुलता था वहाँ पे, और वो था हमारा, हो सकता था यहाँ पे ये ब्लॉक, हार्ट जब ब्लॉक होने लगता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइन होता है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। तो जब कभी भी हार्ट ब्लॉक हो या ब्रेडिकार्डिया हो ऐसा, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, ये तो एड्रेनलिन देते हैं, तो एड्रेनलिन तो ऑप्शन में था नहीं, वहाँ एट्रोपिन था, तो एट्रोपिन से कोई लेन देना था नहीं अभी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन में जरूर था, दैट इज पेसमेकर, तो राइट आंसर तो जाता हमारा। और पेसमेकर भी कौन सा वाला देना था आपको, पेसमेकर देना था पर क्यूटेनियस पेसमेकर, ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर दे सकते थे आप, ठीक है। उसके लिए आपको रेडी रहना था, ऑप्शन दिया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करोगे, तो प्रायोरिटी आपका होता है रेडी रखना, ना कि देना, तो राइट आंसर ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये तो आपका उससे आया था नॉन नर्सिंग से, ये पूछ रहा था कि ओड नंबर, ओड कौन सा है इसमें, तो हेलमेट, शीट बेल्ट और हैट, ये तो खैर प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गए, तो ये तो अलग हो गया, और वोटर जो वोटिंग करता है वो था, तो राइट आंसर तो ये जाना चाहिए था। नेक्स्ट पूछा था टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं है एक्चुअली में, तो ये वो था। नेक्स्ट पूछा था रेडिएंट वार्मर किसको दिया जाएगा, एक छोटा बच्चा था और बच्चों की एज दी हुई थी कि कौन से, किसको रेडिएंट वार्मर की जरूरत है, तो उसमें था एक 21 साल था, 21 वीक वाला था, तो जब बच्चा पैदा होगा तो जो अगर 20-24 साल से पहले पैदा होगा तो 24 वीक से पहले पैदा होगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो रेडिएंट वार्मर की जरूरत तो होगी, लेकिन वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, तो यूजुअली कब करता है 28 में, और एक और ऑप्शन था वो याद नहीं है, तो राइट आंसर तो वैसे ये जाएगा 28 वाला। फिर ये क्वेश्चन आया था आपके पास, इसमें आपने क्या करना था, इसमें आपने प्लस 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 करते जाना था,
कि ये इन दोनों के बीच में कितना गैप आया 12 का, फिर इसके बीच में कितना का गैप आया 24 का, फिर ऐसा ही एक और इसके बाद 24 का, यानी कि इसका फिर दुगुना करना था आपने, फिर यहाँ पे इसको ऐड करके फिर आपने इसको एक और बार करना था। तो यहाँ पे जो आंसर आता वो आता। अभी कैलकुलेशन करने का वक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिंबल कितने होते हैं टोटल इंडिया के? जैसे आप लोगों ने देखा होगा नेशनल फ्लैग का, आपने देखा होगा हमारा अशोका चक्रा, ये सब नेशनल सिंबल्स के अंदर आते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 17। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आता है कि नेशनल रेप्टाइल कौन है? तो रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। तो रेंगने वाला क्या था? वहाँ पे एक ही ऑप्शन था रेंगने से रिलेटेड, वो था सांप। और सांप भी कौन सा वाला? कोबरा, किंग कोबरा जिसे कहते हैं, राजा कोबरा। ठीक है, तो किंग कोबरा वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट मंथ, हाँ क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला मंथ होता है, अब मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन शायद, अगर क्वेश्चन दो में से एक थे, अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि फर्स्ट मंथ क्या होगा, जैसे हमारा फर्स्ट मंथ जनवरी था, तो फर्स्ट मंथ जो जनवरी है, तो जनवरी को बोलते हैं माघ, माघ माघ मंथ, यानी कि जो माघ पहला आता है। यह हमारा जो साका कैलेंडर है, जैसे जो साका सिस्टम होता है, ये हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं इसको। तो जो जनवरी को कहते हैं ये। लेकिन अगर पूछे कि शुरुआत कब से होती है, तो शुरुआत होती है मार्च से, और उसको बोलते हैं चैत। तो चैत जो होता है आपका, ये फर्स्ट मंथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछा था कि फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी क्या है, तो जनवरी तो फिर आपका माघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था ट्रेन 18, ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, इन दोनों अगर आप इनको निकालोगे तो 8 8 8 सब में 8 8 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम चीज आप नेक्स्ट कर सकते थे। इसका आंसर शायद बी जे कुछ ऐसे करके एक आंसर था। आपको बस ये देखना था कि ए के बाद आई आ रहा है 8 का डिफरेंस है, आई के बाद क्यू आ रहा है 8 का डिफरेंस है, बी के बाद जे आ रहा है 8 का डिफरेंस है, 8 8 8 8 सब में 8 8 का डिफरेंस आ रहा था। ऐसा करके आपको सॉल्व करना था। काफी ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्सटर्नल हेमरेजिक। हाँ, क्वेश्चन सिंपल से बात पूछी थी कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल हेमरेज है, यानी कि आपको चोट वोट लग गई, तो सबसे पहले काम क्या करोगे? वहां ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, वो है कंप्रेशन, यानी कि प्रेशर लगाना है, टाइट प्रेशर, ताकि और ब्लीडिंग ना हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इमीडिएट पोस्ट ऑप इंटरवेंशन होगी आपकी, वो कब? जब किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा है उसको टॉन्सिलेक्टोमी हो रही है और वो क्या कर रहा है, बार बार स्वेलो कर रहा है, वो बार बार जो खून आ रहा है उसको स्वेलो कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सारे अगर आप YouTube में देखोगे सब बोल रहे हैं भैया इन्फॉर्म करो डॉक्टर को। अरे भैया इन्फॉर्म बाद में करना। क्वेश्चन में ये लिखा था, ये लिपिनकोड से उठा रखा है ये सवाल। क्वेश्चन में ये पूछा था कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको कंफर्म करना कि क्या ये ब्लीडिंग है या नहीं है, जो आप स्वेलो कर रहा है टॉन्सिलेक्टोमी के बाद। तो पहली प्रायोरिटी थी कि ऑब्जर्व करना है उसको, उसके थ्रोट को। ये होना चाहिए आंसर, ना कि डायरेक्ट जाके आप पहले बोल दो डॉक्टर साहब को कि भैया आ जाओ कुछ हो गया है। तो राइट आंसर तो जाएगा आपका पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद जाना है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? ऑब्जर्व करना था थ्रोट को, यानी कि रीचेक करना था आपको थ्रोट को। ऑब्जर्व तो नहीं लिखा था, कुछ और ही लिखा था कि देखिए थ्रोट को। तो आंसर तो वो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लिपिनकोड में है ये क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा ये। फिर क्वेश्चन पूछा था ये वाला हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाला, ये मैं बता चुका हूँ कि मीनोपॉज वाले को सबसे ज़्यादा किसको होते हैं? तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया इन नॉन डायबिटिक पेशेंट में, एक एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन चांसेस किसके ज़्यादा हैं? तो इसके आंसर दो ही जा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करेगा एम्स दिल्ली पे, वो आंसर क्या मानेगा। अगर आप अल्कोहल के बारे में देखोगे तो वो भी आपको एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है, लेकिन अल्कोहल इसका आंसर क्यों नहीं जाएगा? जो मेरे हिसाब से है कि अल्कोहल में खुद क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल में खुद क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट होता है, तो ये क्या नहीं करवा सकता है? एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो कहीं कहीं लिखा है कि एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया का एक कॉज होता है अल्कोहल। तो ज्यादा प्रायोरिटी आंसर क्या जाएगा? एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होगा? आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या हो जाएगा? कम। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम तो ग्लूकोज कम, तो यही आपका एक कारण क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया का कारण। तो राइट आंसर तो ये जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट कि एक क्वेश्चन था, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन था काफी, कि 750 mg पर DL क्या है? ग्लूकोज हो गया है। डायबिटीज वाला पेशेंट था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ, इंसुलिन भी चल रहा है, इन्फ्यूजन चल रहा था उसका, और इंसुलिन भी चल रहा था।
अब कौन सी चीज़ ये बताएगी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस के साइन सिम्टम ठीक हो रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो जगह, दो बुक में है मेरे ख्याल से, एक है तो मौजवी में मिल जाएगा, एक लिपिनकॉट में, और दोनों के आंसर दोनों ने अलग अलग माने हैं। तो एक जगह ने आंसर ये तो हो नहीं सकता, कुछ बाकी कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहे थे, तो एक जगह लिखा था हीमेटोक्रेट को आंसर मानना है, उन्होंने रैशनल ये दे रखा है कि हीमेटोक्रेट का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 से लेकर 50 होती है, इसलिए उन्होंने आंसर बोला कि इसमें केवल ये है। लेकिन दूसरी जगह आंसर ये बोला है कि हीमेटोक्रेट का कोई लेना देना नहीं है डायबिटीज मेलाइटिस में। तो ये भी डिपेंड करेगा भैया कि उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, और जहाँ से उठाया है ये वो आंसर मानेंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके नॉर्थ सेट के लास्ट ईयर भी आए थे कि आंसर 2-3 बुक में कुछ और आंसर, और उन्होंने आंसर माना कुछ और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाई रिस्क डायबिटीज, सिंपल सा क्वेश्चन था कि डायबिटीज का एक ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था कि डायबिटीज का चांसेस सबसे ज्यादा किसको होते हैं। तो एक ऑप्शन ये था कि जिसके सिबलिंग यानी कि उसके भाई, दो भैया को क्या है, ऑलरेडी डायबिटीज है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया था। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन था और वही आंसर जाना चाहिए था। और एक ऑप्शन था इसमें कि उसकी सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ से कोई लेना देना ही नहीं, अगर हाँ उसकी मम्मी को होता तो शायद कुछ चांसेस थे। तो ऑप्शन में था मदर इन लॉ, तो आंसर तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल साइन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी, कि डायबिटीज इंसिपिडस का शुरुआती साइन क्या होता है। तो उसमें एक ही ऑप्शन था काम का, वो था पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, कि खूब सारी प्यास लगनी और आपको क्या लगना, यूरिन आउटपुट आना, क्योंकि इसमें किसकी कमी हो जाती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की, एडीएच की, और इसकी वजह से आपका वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। वाटर रिजॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट कंटिन्यू क्या करेगा, यूरिन आउटपुट पास करता रहेगा, और बार बार यूरिन आउटपुट पास करेगा तो पेशेंट के शरीर में पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो पेशेंट क्या करेगा, पानी पिएगा बार बार, तो इसी को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि G20 के मेंबर कौन थे जो भाई साहब कहाँ पहुंचे थे, अक्षरधाम विजिट किया था जिन्होंने। तो ये थे ऋषि सुनक जी, जो कि आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये एक इंडियन हैं जो आपके ब्रिटिश में पैदा हुए हैं। ठीक है, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो ये एक खुद को कहते हैं कि आई एम अ प्राउड हिंदू। तो इस वजह से ये कहाँ गए थे, ये आपके गए थे हमारे अक्षरधाम में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इमीडिएट पोस्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ अ नर्स विद पेशेंट अंडरगोन टॉन्सिलेक्टोमी। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आपको क्या करना था, ऑब्जर्व करना है, ना कि इन्फॉर्म करना है ईएनटी को या किसी को या सर्जन को। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा था, फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना भैया, ठीक है। सब लोग रटे पड़े हो कि सब ने ये सोचा कि इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे में ही नंबर कटते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि भैया बर्न का क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन पूछे थे बर्न से। एक पूछा था कि हैंड से, कि फुल हैंड, होल हैंड में कितना होगा, कितना परसेंट होता है होल हैंड में, तो वो होता है 9%। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा था कि एक वन साइड अपर आर्म पूछा था, और आपका एब्डोमेन पूछा था, प्लस आपका चेस्ट पूछा था। तो एब्डोमेन और चेस्ट में 9 हो गए, तो 9 और प्लस एक आर्म में आपका 9 हो गया, तो 9 थिया 27, तो 27% वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीड पॉइजन, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सी पॉइजनिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और ब्लू लिप्स या साइनोटिक लिप्स, ऐसा करके कुछ ऑप्शन था, और कॉलिक भी लिखा था उसमें कि एब्डोमिनल पेन हो रहा होगा। तो ये देखने को मिलता है मोस्टली लीड पॉइजनिंग में, तो राइट आंसर लीड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन नोजोकोमिल, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन था कि भैया कि सर्जरी के बाद जो मोस्ट कॉमन नोजोकोमिल इन्फेक्शन होता है सर्जरी के बाद, वो क्या होता है। तो आपका आंसर जाना चाहिए था, सर्जरी जो साइट में इन्फेक्शन होता है, सर्जरी साइट में को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वहाँ होता है। लेकिन अगर ये पूछता कि कॉमनली पूछता कि भैया नोजोकोमल इन्फेक्शन सबसे कॉमन कौन होता, तो आपका आंसर लगा सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। आप लगा सकते थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो आप आंसर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था सर्जरी से, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड था सर्जरी, कि सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट था क्लाइमीडियल इन्फेक्शन इन मेल। मेल में कुछ ऑप्शंस थे, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी अभी आएगा ये क्वेश्चन, अभी देखेंगे इसमें इसके ऑप्शन। नेक्स्ट था टाइफाइड टेस्ट
हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबने आंसर इसका लगाया होगा, विडाल टेस्ट, कि टाइफाइड को हुए हैं केवल 5 दिन, तो कौन सा टेस्ट करोगे? तो याद रख लेना, जो विडाल टेस्ट करते हैं मोस्टली प्रिफर करते हैं 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। उससे पहले करते हैं ब्लड कल्चर, ताकि ब्लड में क्या पता चल जाए, बैक्टीरिया का पता चल जाए। तो राइट आंसर तो ब्लड कल्चर जाएगा, और सबने आंसर लगाया था इसका विडाल। और आपने क्या लगाया है ये ज़रूर बताना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भैया यूट्रस को कैसे देखोगे, ये शायद पोस्टीरियर यूट्रस की बात कर रहा था या यूरेथ्रा की बात कर रहा था, तो यूरेथ्रोस्कोपी अगर ऑप्शन में था तो आंसर ये जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनल एरिया को आपने देखना है और एनल का भी आपने एग्जामिनेशन करना है, और पेरिनियल भी था ऑप्शन में कि ये आपने एग्जामिनेशन करना है, तो क्या कीजिएगा, तो कौन सी पोजीशन में करोगे? तो उसमें ऑप्शन दोनों थे, लेफ्ट पोजीशन भी थी और सिम्स पोजीशन भी थी। तो लेफ्ट पोजीशन में तो पेशेंट सीधा कैसे रहेगा कि लेफ्ट साइड में रहेगा, लेकिन सिम में क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा पेशेंट, तो यहां से वेरी इजीली आप उसे एग्जामिन कर सकते हो। तो राइट आंसर तो सिम्स पोजीशन ही जाएगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है, उसका जो थोरेसिक चेस्ट लगी हुई है, चेस्ट ड्रेनेज, और वो क्या हो चुकी है, वो ब्लॉक हो गई है। तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको ये करना होता है, अगर कोई भी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, चाहे वो आईवी ट्यूब हो या कैनुला वाली ट्यूब हो या आपका आर्टीरियल वाली ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब हो, तो सबसे पहले आपको उसको अपनी आंखों से देखना है कि ट्यूब ब्लॉक कहाँ से हुई है और किस वजह से हुई है। तो एक इसमें भी एक ऑप्शन ऐसा था कि ऑब्जर्व करो और देखो उसको, और कहां से देखना है, जहां से उसकी शुरुआत हुई है वहां से देखना है, एंड तक ये देखना है आपको। और उसमें एक और ऑप्शन दिया था कि आपको उसे किंग, यानी कि उसको मिल्किंग करना है। मिल्किंग मतलब होता है पिचका के, रोल करके उसको क्या करना, रोल करके उसको घुमा के उसको ओपन करना। तो रोल करना, मिल्किंग करना, ये बाद का काम है। पहला काम होता है आपको इंस्पेक्ट करना, यानी कि देखना अपनी आंखों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, चेस्ट ट्यूब है, उसमें ब्लडी स्पूटम आ रहा था। अब इसके ऑप्शन मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन अगर इस ब्लडी स्पूटम प्रेजेंट है, तो अगर उसमें ऑप्शन में पल्मरी एडिमा था, तो उसमें भी आपका ब्लडी स्पूटम देखने को मिल सकता है। निमोनिया में भी होता है, लेकिन रेयर चांसेस। अगर उसमें टीबी था तो टीबी भी आंसर जा सकता है। तो इसका मुझे एक्चुअली में क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्ली साइन इन चाइल्ड विद सेप्टिक शॉक, कि सेप्टिक शॉक में का अर्ली साइन क्या होगा? तो इसमें 3-4 साइन सिम्टम पूछे थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेप्टिक शॉक है तो यहाँ पे सेप्टिक बोले तो इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में क्या होता है, बुखार आता है। तो पहला ही ऑप्शन था, उसमें एक फोर्थ ऑप्शन था और उसमें था कि फीवर, तो फीवर वाज द राइट आंसर। और हाइपोटेंशन था इसमें, और टैकीकार्डिया होगा। शॉक में क्या होगा, जितने भी शॉक है सब में हाइपोटेंशन होता है और टैकीकार्डिया होता है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपलोड करी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। शॉक के स्टेजेस भी दिखाए हैं, और शॉक के आपने मैंने पूरा शॉक भी पढ़ाया है उसमें, और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे 6 के 6 नॉट सेट के, वो भी करवाए हैं। नेक्स्ट ग्रोथ चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रोथ चार्ट में ये किसी दिन मैं आपके लिए इसमें स्पेसिफिक एक टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि अब ग्रोथ चार्ट से लगातार 4 साल से मैं देख रहा हूँ, हर साल नॉट सेट से क्वेश्चन आता है ग्रोथ चार्ट से, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बात कर चुके हैं, इंडायरेक्ट इंगुलर हर्निया वुमेन में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डंपिंग सिंड्रोम से, कि डंपिंग सिंड्रोम की डाइट क्या रखोगे? तो इसकी डाइट जो रखनी चाहिए, ये देखो, डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि आपने पेट काट रखा है पेशेंट का, और इसको हमने छोटा कर रखा है, तो जल्दी जल्दी खाली होगा पेट, तो जल्दी जल्दी खाली होगा। खास करके अगर कार्बोहाइड्रेट डाल दोगे तो जल्दी जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, और उसकी वजह से क्या होने लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शन होने लगेगी। तो वो रिएक्शन ना हो, और वो हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो पेशेंट को क्या कर दो, यही चीज कम कर देना बंद कर दो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट देना बंद कर दो। तो सब इसलिए उसको या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट दो जो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि मैं बोलूं या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो या फिर उसको लो कार्बोहाइड्रेट दो। तो डंपिंग सिंड्रोम में कैसे देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई फैट डाइट देते हैं, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एनाटॉमी से। एनाटॉमी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी डायरेक्ट पूछे थे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है पीसीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्रॉप फैक्टर से क्वेश्चन आया था कि भैया ड्रॉप फैक्टर आपको निकालना था, उसमें 50 ml करके आ रहा था, तो 50 ही ड्रॉप परसेंट उसका कुछ आ रहा था आंसर। नेक्स्ट आया था एट्रोपिन से रिलेटेड, एट्रोपिन से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन था कि डिजायर डोज वाला फॉर्मूला लगना था, उसमें डिजायर कितना है और हमारे पास कितना है, यानी कि हमारे पास हैव कितना है।
तो ये फॉर्मूला लगाते तो उसका आंसर आ जाता। इसका आंसर आ रहा था 0.38 समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेमरेजिक शॉक। एक्चुअली में ये हेमरेजिक शॉक नहीं था, हेमरेजिक स्ट्रोक था। तो स्ट्रोक बोल लो, शॉक बोल लो, बात तो एक ही है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या दीजिएगा कि ब्लड चढ़ाओगे या क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड चलाओगे। ऑप्शन में तो याद रख लेना, जब कभी भी हेमरेजिक शॉक आए या हेमरेज से रिलेटेड कोई आए तो हमेशा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है तो वो तो क्रिस्टलॉइड होता है, और क्रिस्टलॉइड में भी क्या, रिंगल लैक्टेट, और रिंगल लैक्टेट नहीं है ऑप्शन में तो नॉर्मल सलाइन। तो पहले तो ये दोगे, अगर ये नहीं है तो आंसर जाएगा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जैसे कि क्या हो गया आपके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP देते हैं ब्लीडिंग में, तो ये चढ़ाओगे। अगर ये देने के बाद साथ साथ इसके साथ क्या देते हैं, पैक्ड RBC वगैरह भी देते हैं। तो ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट ये बात कर चुके हैं, हेमेप्टाइसिस का एक क्वेश्चन आया था कि किस में देखने को मिलेगा, प्राइमरी TB, उसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट पूछा था स्प्लिट ग्राफ्ट इन चिल्ड्रन कहां से लोगे, चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो। तो हमेशा ग्राफ्ट ऐसी जगह से लिया जाता है जहां ग्राफ्ट का सरफेस एरिया ज्यादा हो और जहां उसका इस्तेमाल कम हो। जैसे ऑप्शन में थे बटक्स था और थाई था, तो थाई से मोस्टली जो स्प्लिट ग्राफ्ट लिए जाते हैं। स्प्लिट ग्राफ्ट क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ्ट जिसमें एपिडर्मिस भी हो प्लस डर्मिस भी हो, वो होते हैं स्प्लिट ग्राफ्ट। तो ये कहां से लिया जाता है, मोस्टली अपर थाई से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका एक अबगार से स्कोर से पूछा था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था कि उसमें दिया था हार्ट रेट है आपका, हार्ट रेट दिया था 110 दिया था हार्ट रेट, यानी कि आप नंबर कितना दोगे, 2 दोगे, ऐसे करके आया था। फिर पिंक एक्सट्रीमिटी थी, नहीं पिंक एक्सट्रीमिटी नहीं थी, पिंक क्या था आपका, आपकी बॉडी पिंक थी और एक्सट्रीमिटी आपकी ब्लू थी, ऐसे करके, यानी कि इसमें आप कितने नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिस्फेजिया, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिवर्सल डोनर, ये तो आपको पता ही है, ओ जाएगा हमारा, और ऑप्शन में था केवल ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर हाँ कि क्या हो रहा है कि मॉस्किटो रिपेलेंट है इंजेक्शन किया है किसी बच्चे ने, जैसे जो मॉस्किटो रिपेलेंट मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्किन पे क्या लगा देते हैं, मॉस्किटो को बचा को दूर करने के लिए हम एक लिक्विड वगैरह लगाते हैं, या फिर जैसे मोर्टिन वगैरह लगाते हैं। तो वो अगर किसी ने एस्पिरेट कर दिया है तो उसमें ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा करके कुछ ऑप्शन थे। तो इसके सारे ऑप्शन मुझे याद नहीं है, सारे ऑप्शन अगर आपको याद है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको एग्जैक्ट एक आंसर इसका बता दूंगा। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था कि बच्चे को उल्टी हो रही, यानी कि पायलोरिक स्टेनोसिस था और वो उल्टी कर रहा है, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, बच्चे में क्या देखने को मिलता है कि अगर वो वॉमिटिंग करेगा तो सब कुछ कहाँ चले जाएगा, बाहर, तो बाहर चले गया, यानी कि अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, तो एसिड तो बाहर चले गया। तो एज कम्पेयर टू होल बॉडी एसिड तो बाहर चला गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कोलोसिस हो गया, एसिड कम तो एल्कोलोसिस, और ये क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा था, काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट पूछा था कि डक्टल पेपिलोमा की सर्जरी, ये मुझे याद नहीं है कि इसके ऑप्शन क्या थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा किस में होंगे, तो जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चीज, 7 year old child is brought to the emergency department at the midnight by his mother after symptoms of abruptly। हाँ, तो यही क्वेश्चन पूछा था आपका कि अब उसे हॉस्पिटल में ले आए थे और उसके इनिशियल असेसमेंट में क्या बताया चला था कि टेम्परेचर बुखार आ रहा है उसको, वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, ड्रूलिंग कर रहा है और उसकी कफिंग भी एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो ये मोस्टली देखने को मिलता है यहाँ पे एक्यूट एपिग्लोटिसिस के साइन सिम्टम थे। अब ये डिपेंड करेगा ये आंसर क्या मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड 3 ऑप्शन थे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें एक ही ऑप्शन सही था, वो था कि ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर लेना चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ जी, फिर क्वेश्चन पूछा था कि पोर्ट्स स्पाइन यानी कि पोर्ट्स डिजीज भी जिसे हम कहते हैं, तो ये जो होता है ये आपका स्पाइनल टीबी होता है। तो स्पाइनल टीबी का इनिशियल साइन पूछा था, तो जब कभी भी स्पाइनल टीबी होता है तो वहाँ पे आपके स्पाइन में पेन होने लगता है, बोन पेन, तो ये अर्ली साइन होता है। बाकी सारे साइन सिम्टम जितने भी दिए थे वो सारे के सारे सही आंसर थे, लेकिन फर्स्ट
ऑप्शन पूछा था, फर्स्ट साइन पूछा था, तो बोन पेन इज द अर्ली साइन। फिर क्वेश्चन पूछा था आपका बीएमआई से, क्वेश्चन आया था कि प्री डायबिटिक नहीं था, यहाँ क्वेश्चन पूछा था आपका प्री ओबीज, कि पहले प्री ओबीज किसको कहेंगे। तो प्री ओबीज 25 के बाद और 30 से पहले, 25 से लेकर 30 तक जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्री ओबीज। इसी को ही बोला जाता है ओवर वेट, इसको ओबीज नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है ओवर वेट। बीएमआई से भैया मैं बता दूं आपको, लगातार 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं और पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ चुका है, तो फाइनल के लिए भी पढ़ लेना ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोसर्जरी, यानी कि इन शॉर्ट बोल रहा था कि इलेक्ट्रोसर्जरी जो हम बाइपोलर कॉटरी यूज करते हैं, तो कॉटरी होते हैं 2 टाइप की, एक होता है बाइपोलर कॉटरी, एक होता है हमारे मोनोपोलर कॉटरी। जो बाइपोलर कॉटरी है उसमें ऑप्शन थे कि जो बाइपोलर कॉटरी है वो जला देगी जहां पाँव रखोगे, उसके नीचे एक प्लेट रखते हैं पेशेंट के नीचे, तो बाइपोलर कॉटरी में कोई प्लेट यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया था। फिर पूछा था कि मोनोपोलर से कोई एक रिलेटेड था, वो भी गलत नहीं, आंसर तो सही मोनोपोलर वाला ही था। वो ऑप्शन मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो कृपया करके लिख देना कमेंट सेक्शन में, और मैं वहीं पे आपको सब कुछ आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट, INR सैंपलिंग बोतल, क्वेश्चन आया था कि INR सैंपलिंग जो हम देते हैं INR, वो कौन सी बोतल, उसमें क्या चीज ऐड करोगे। तो ऑप्शन दिया था उसमें हेपारिन दिया था, सिट्रेट दिया था, EDTA दिया था। तो EDTA तो आज का आंसर होगा नहीं। जो INR सैंपलिंग के लिए हम जो सैंपल भेजते हैं वो भेजते हैं ब्लू बोतल में, ठीक है, लाइट ब्लू बोतल में भेजते हैं, और वो जो लाइट ब्लू बोतल है उसका नाम ही होता है सिट्रेट ट्यूब बोतल भी बोलते हैं उसको, या सिट्रेट ट्यूब वाइल भी बोलते हैं। तो जो सिट्रेट वाइल है इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, सिट्रेट होना चाहिए, सोडियम सिट्रेट। तो राइट आंसर जाता आपका सोडियम सिट्रेट, ठीक। और अगर यही पूछता कि आपके लिए अगर भेजना है किसी के लिए ग्लूकोज टेस्ट के लिए, तो कौन सा उसमें क्या होना चाहिए आपका, तो ये आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, वारफिन की टॉक्सिसिटी क्वेश्चन पूछा था कि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था कि वारफिन की टॉक्सिसिटी क्या, इनमें से कौन सी वारफिन की टॉक्सिसिटी को कम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो था हेपारिन। बाकी सारे ऑप्शन थे, विटामिन के क्या करेगा, वारफिन की टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। फिर उसमें था फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाओगे तो वो भी वारफिन की टॉक्सिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये सब था। फिर क्वेश्चन पूछा था MgSO4 की टॉक्सिसिटी के बारे में भी पूछा था, इसका आंसर जाना चाहिए था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर कभी प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछे कि प्रायोरिटी ऑप्शन क्या होगा, MgSO4 की टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा या डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा, तो आंसर लगाना हमेशा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, पहले प्रायोरिटी रखना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ये सबसे पहले अफेक्ट करेगा किसको, टेंडन रिफ्लेक्सेस को, क्योंकि ये हाइपो रिफ्लेक्सिया करवाने लगता है। नेक्स्ट, एक पेशेंट था, वो कह रहा था कि भैया मैं दूसरे यहाँ से आया हूँ, दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, मैं भगवान ने भेजा हूँ, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको ग्रैंडियोसिटी हो रही थी, यानी कि उसको ये लग रहा था कि हाँ भाई जो हूँ बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो उसको हो रहा था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये तो ऑप्शन हम बता चुके हैं, पायोपेगस से क्वेश्चन आया था, ठीक। फ्रैक्चर से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फ्रैक्चर का अर्ली फ्रैक्चर हुआ है और 48 घंटे हो गए थे पेशेंट को, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो फ्रैक्चर के 2-4 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें सबसे अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है फैट एम्बोलिज्म, तो ऑप्शन तो यही था और आंसर भी यही था। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो वो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अगर वो ऑप्शन में होता तो आंसर वही जाता, क्योंकि ये 48 घंटे हो चुके थे। और फैट एम्बोलिज्म जो होता है ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बर्न से, कि बर्न पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट यानी कि फ्लूइड मॉनिटरिंग के लिए एक्यूरेट डेटा क्या है। उसमें ऑप्शन था पल्स था, ब्लड प्रेशर था, और एक और था यूरिन आउटपुट। तो हमेशा याद रख लेना, फ्लूइड मॉनिटरिंग के लिए हमेशा बेस्ट आउटपुट होता है यूरिन आउटपुट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज, और जो कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं वो कल हमारी जो भी लाइव क्लासेस चलेगी, कल हमारी एक लाइव क्लासेस होने वाली है उसमें चलेगी, और उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस बार नोट सेट को क्लियर कर दोगे, और इस बार प्री निकल चुका है आपका, अगर निकल रहा है, अगर आपके नंबर आ रहे हैं अच्छे, तो आपको लग जाएगा कि हाँ भैया मेरा हो गया। तो अब यहीं से और आज से ही शुरू कर लेना, मेंस की तैयारी करो, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।